है। तो ये बहुत सारे सवाल है। एक तरफ संगठन को विस्तार करना है, दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता अपने चुनौतियां बहुत है मानस, चुनौतियां बहुत है। लेकिन राजीव, मैं समझना ये चाहूंगी कि जाहिर तौर पर अगर प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है तो विपक्ष को आड़े हाथों लिया ही जाएगा। लेकिन यहाँ मेरा ध्यान दो बयानों पर खासतौर से जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कल जिक्र किया कि जीत का जो ये सिलसिला 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, नगर निकाय चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और उपचुनाव में भी बना रहे। तो ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम लाइन में 24 को भूल रहे हैं, 24 की हार भूल जाते हैं। 27 में जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन 24 की हार उन्हें याद नहीं आती। और फिर जब केशव मौर्य जब मंच पर आते हैं तो वो सीधा एक यहाँ पर संदेश देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। ये कहाँ पर हमें हिंट आउट कर रहा है? क्या 27 से पहले, या मैं ये कहूँ कि यूपी के जो ये 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, क्या उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है? ये उसी का संकेत देते हुए ये बयान नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा, कल की प्रदेश कार्य समिति की जहाँ तक बात आप भारतीय जनता पार्टी को हाथ और मंथन के लिए थी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए थी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब जब संबोधन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ या योगी आदित्यनाथ का हुआ या प्रदेश अध्यक्ष का हुआ, तब तो मीडिया के कैमरे वहाँ थे और उनको इजाजत थी कि वो वहाँ पर कवरेज करेंगे। लेकिन जब बंद कमरे में विदाउट मीडिया ये बैठक हो रही थी तो केशव मौर्य, जो कि वहाँ के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, जब उनके बोलने की बारी आई तब उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा कहा और ये भी कहा कि मेरा भी वही दर्द है जो कार्यकर्ताओं का दर्द है। तो इसके बाद वहाँ हॉल में जो लोग वहाँ मौजूद थे प्रदेश कार्य समिति के अंदर हॉल में, उनका ये कहना है कि कल के जितने भी भाषण हुए थे उसमें सबसे ज्यादा प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों ने ताली अगर बजाई तो केशव मौर्य के बयान पर बजाई। दरअसल उन्होंने और रात होते होते केशव मौर्य ने अपने भाषण के उस अंश को ट्वीट भी कर दिया, यानी वो ओपन मीडिया में नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी बात को सार्वजनिक भी कर दिया कि मैंने ये बोला। तो बात ये है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में रिश्ते बहुत मधुर है, ऐसा कभी नहीं रहा। उसकी बहुत स्वाभाविक वजह है कि जब 2017 में चुनाव हुए थे तब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और 300 पार का नारा वो दे रहे थे। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उनको चेहरा बनाया था। मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाह के वोट जो साइजेबल अमाउंट है और अदर बैकवर्ड में एक बड़ी यादवों से अलग अगर देखा जाए तो एक बड़ी ताकत है। और बीजेपी में उस जातिगत समीकरण से और संगठन केशव प्रसाद मौर्य बहुत पहले से अशोक सिंघल जी के साथ इलाहाबाद में प्रयागराज जो हो गया तो मैंने उनको बहुत अपने छात्र जीवन में से ही देखा है। अशोक सिंघल के बहुत करीबी थे, तो संगठन में भी थे, वो चुनाव लड़े भी थे, हारे भी थे, उसके बाद जीते और यहाँ तक पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, सांसद बने। तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। और आमतौर पर आप देखिए कि पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान का ऐसा फैसला कि योगी आदित्यनाथ वहां बने, तब से वो असहज स्थिति में रहते हैं और उनकी एक स्वाभाविक महत्वाकांक्षा, स्वाभाविक इच्छा, उसमें कहीं कोई बात नहीं है कि उनको लगा होगा कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में या प्रदेश के कार्यालय में योगी आदित्यनाथ कभी भाजपा के सदस्य के तौर पर शामिल हुए हो किसी बड़ी बैठक में, मुझे याद नहीं। भारतीय जनता पार्टी से इतर 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट भी उतारे थे, ये सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद योगी आदित्यनाथ से संगठन में न होने की वजह से कभी नहीं रहा। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष रहे केशव मौर्य और तमाम लोग जो बीजेपी काडर के, जो बीजेपी पार्टी के, तो अब जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, सब कुछ जब अच्छा चल रहा था तो किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, सबके जुबान बीजेपी में सिली हुई थी। लेकिन अब आप कहा जाता है ना, सफलता के 100 माई बाप होते और असफलता का ठीकरा फोड़ा जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ठीकरा फोड़ने पर लगी है कि ये हुआ क्यों, हार इनकी वजह से हुई, सरकार की वजह से हुई, कैंडिडेट के गलत चयन की वजह से हुई, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की वजह से हुई, ज्यादा हिंदुत्व की वजह से हो गई। अब तमाम उसके कारण
गिने जा रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात मैं बताऊं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा, चुनाव के दौरान एक जनसभा की और उसके बाद अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो भी उसी जगह पर जनसभा करेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि ये बचकाना फैसला है। मैंने भी कई सपा के नेताओं को फोन करके कहा कि प्रधानमंत्री की रैली तो वहाँ बहुत पहले से थी, आप इतनी जल्दी वहाँ कैसे, आप लोगों का क्या है, कैसे करेंगे? तो उन लोगों का कहना था कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले में साइकिल से चलने वाला कार्यकर्ता, सपा की सरकार में 5 साल में हर जिले में 100, 150, 200 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाला हो चुका है। खाली वही कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां लेकर के आ जाएंगे तो हम जाम लगा देंगे। और आपने देखा कि कितनी गाड़ियों का रेला वहां पर लगा था। तो सरकार में कार्यकर्ता को जब कुछ मिलता है तो वो आने वाले दिनों तक भी इसी तरह तैयार। मैं इसमें किसी पार्टी या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अपने को कंपाउंडर का ट्रांसफर कराने में भी असहाय पाता है। और आप किसी से जाकर के पूछ लीजिए, विधायक जेन्युइन काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसफर का बहुत रीजनेबल कारण होते हैं। मुझे लोग समाज में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी एकदम वाजिब जगह, वाजिब मांग है और वाजिब जरूरत है कि उनका काम सरकार में ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन वो कराने का मादा इस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक और मंत्री का नहीं, जिला अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए। डीएम और एसपी के यहाँ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं तो उनका किस तरह से क्या उनका हिसाब किताब है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो कार्यकर्ताओं में एक उदासी का भाव या एक निरपेक्ष रहने का भाव कि मुझे क्या मिला, या 7 साल की सरकार में मुझे क्या मिला, जो मिला वो मंत्रियों को मिला, जो मिला वो विधायकों को मिला, 10-10 साल से सांसद है। ये क्या हुआ इस बार? बहुत सारे सांसद ऐसे थे जो 10-10 साल से सांसद थे और कार्यकर्ताओं का गुस्सा उनके प्रति ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये 10 साल से सांसद बने फिर रहे हैं और हमारी जरूरतों या हमारे वक्त पर या हमारे काम के लिए कहीं खड़े नहीं है। और तिवारा भी टिकट लेकर के आ गए और इस बार भी जीत जाएंगे तो इनका तो काम हो गया, हमारा क्या हो। तो इस तरह का भाव बीजेपी में था और बीजेपी में है। और कार्यकर्ताओं की उस मनोदशा को केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में इंगित किया है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कार्यकर्ता की जो अपेक्षा होती है, कल भी आपसे ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर क्यों आता है अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, वो आपका झंडा लेके हर बूथ पर काउंटिंग करके कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। और सबसे ज्यादा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मान देती है। अगर उसे देती है तो उसको व्हाट्सएप पे अपलोड करना होता है फोटो, या आपने कहा अगर कोई कार्यक्रम आता है दलितों के साथ भोजन तो आप दलित बस्ती में जाइए, वहाँ फोटो दीजिए, जिसके घर गए उसका नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, सब अपलोड करना है। और मिलना क्या उसके बदले में? हम आप नौकरी करते हैं, साल भर के बीतने के बाद सबके दिमाग में ये बात आती है कि इंक्रीमेंट होगा नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, जो भी जो काम करो। तो जो कार्यकर्ता बिना किसी रुपए पैसे के, बिना किसी उसके लगातार आपके कार्यक्रम में रहता है तो सरकार होने पर कम से कम उसका सामाजिक प्रभाव तो होना चाहिए। सरेआम लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खिल्लियां उड़ाते फिरते हैं कि अपनी सरकार में कंपाउंडर का ट्रांसफर नहीं करा सकते। ये भाव एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता का है जो प्रदेश कार्य समिति में केशव प्रसाद मौर्य के बात से निकला है। और अगर हार नहीं होती तो यकीन मानिए न केशव प्रसाद मौर्य बोलते और न ये बातें सामने आती। अब चूंकि हार हो गई है और इसका ठीकरा फोड़ना है तो अब सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन से बड़ा सरकार, ये सब बीजेपी महागठबंधन चल रहा। दरअसल बात यह कि 10 विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है वो बीजेपी के लिए बड़ी मशक्कत है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की सीटें खाली हुई हैं तो हाल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। संभल की सीट में कुछ होने वाला नहीं है, 2 सीट तो ऐसे ही चल रही, कुंदरकी में कुछ होने वाला नहीं है। अवधेश प्रसाद के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है लालजी वर्मा की बेटी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो 4 सीटें जो सपा ने खाली की है वो सपा 4 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में। अभी चुनाव जब भी हो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो बीजेपी और एनडीए की सीटें वहाँ पर लड़ाई खड़ी होगी। और इसलिए बीजेपी के लिए ये उपचुनाव और इसके नतीजे अगर खिलाफ आए तो आप देखिएगा घमासान पार्टी के भीतर और नीचे। बहुत अच्छे से आपने तस्वीर रखी है इन उपचुनावों को लेकर, साथ ही 2027 से पहले क्या तस्वीर हो सकती है। राधिका खेड़ा, यानी सब कुछ अब निर्भर करता है
यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव। है ना पूजा जी, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। तो एक बार अगर ऐसा नतीजा आ गया लोकसभा चुनाव में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन दोबारा ऐसा परफॉर्म कर लेगा। देखिए, अब हम जैसे बैठक कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, अपनी हार के इस पर चर्चा कर रहे हैं, आगे जाने का प्लान बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज तक कांग्रेस पार्टी ने कब ऐसा किया? छत्तीसगढ़ में 3 चुनाव बैक टू बैक हार गए, आज तक मीटिंग नहीं हुई। तो ये लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। अब रही बात जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, ये सब जानते हैं कि जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है, जब वो अपने आप लड़ते हैं तो 26% है, जब वो किसी के साथ अलायंस में लड़ते हैं तो 50% है। तो किस तरीके से पैरासाइट बन के दूसरे अपने अलायंस का वोट खाकर वो लड़ते हैं और जीतते हैं, वो ये बात रियलाइज कर रही है। समाजवादी पार्टी भी रियलाइज कर रही है और बाकी पार्टी भी महाराष्ट्र में रियलाइज कर रही है। अब ये भी देखना होगा, जैसे अलायंस भी उनका लोकसभा के लिए था, अब आ गए हैं विधानसभा के उपचुनाव, तो अलायंस अब दोबारा तो होने वाला है, क्योंकि यही अलायंस बार बार हार खा चुका है। यही भाई दोनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहले भी लड़े थे, याद है ना आपको? जब वो खटिया लेकर घूमे तो लोग खटिया उठा के ले जाते थे। खटिया में नतीजा देखा। अभी जो हाल ही में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, राधिका, उनके रिजल्ट शायद आप भूल गए। बहुत आपका साधुवाद, आपने ये सवाल उठाया, मैं भूल गई थी इस पे आना। ये बहुत अहम बात है। देखिए, उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की 2 सीटें पहली उनके पास थी, वो ऑलरेडी उन्होंने रिटेन करी, ठीक है। बंगाल में आते हैं कि किसी की अलायंस की नहीं बता रहे हैं। बंगाल में तो कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी है, तो इंडिया अलायंस की नहीं दी रहा। हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वहाँ पे ये भी लग रहा है, तो कुछ अलग तो नहीं रहा है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश का रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ही देर तक हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर साहब। तो यहाँ पर तो ये सब पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही है। बीएसपी क्या कर रही है? और बड़ी चुनौतियां हैं, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो ये चुनौतियां और ज्यादा खड़ी हो गई। उत्तराखंड में भी एक सीट छोड़ निकल गई अब। देखिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से अगर आप देखते हैं, ये एक ऐसा मौका है कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का अपना टिकट और बेहतर तरीके से रणनीति 2 तरीके से तमाम लोगों की जो है मीटिंग लेकिन मुझे भी एक बात है कि जो बातें हो रही थी तमाम लोग कि राजनीति की स्थिति से पूछते नहीं लोग हमेशा धर्म की चौपट के ऊपर जाकर के देखते हैं। अगर पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म का दरवाजा, क्योंकि बीजेपी आमतौर पर जनमानस के मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति की तरफ बढ़ती है। अब ये ऐसा समय है कि शायद बीजेपी जो धार्मिक पॉलिटिक्स है, आप अगर अयोध्या में देखेंगे तो भी धार्मिक फैसला के तहत रहे हैं, या जहाँ भी धर्म को आधार बना करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वहाँ बीजेपी का जो चुनावी प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर नहीं है। ये इसको सत्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर आक्रोश के बहुत सारे कारण है कि जो भी पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है वो किसी भी पार्टी का हो, तो ऐसी का चुनाव कर सकता है, दलों में काम करते हैं तो उनको सरकार के माध्यम से बताने का काम मिलेगा। छोटी मोटी जो ठेकेदारी है वहाँ उत्तर प्रदेश के जो कहाँ खुश है? कहाँ के 10 विधायक 2019 में, इसके बाद कैसे सब चलेंगे पार्टी छोड़कर तमाम विधायक, तमाम सांसद? देखिए पूजा जी 100% पहली बार आपके सामने कि हमेशा ये बहुत बेहतर करने का दबाव रहेगा कि उस चुनाव में किस तरह से उन्होंने जिस तरह को मीटिंग कर रहे हैं कैंडिडेट को अचानक से वो आराम से देख करके तमाम सीट के ऊपर बनाने हैं, उसके बाद तो उसको कहीं ना कहीं आधार मान करके, क्योंकि ये भी एक बात मानता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं आपने देखा है कि पिछले चुनाव में आप देखेंगे जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने बार चेंज करती गई। देश में आप देखेंगे उसको ये भी दबाव रहेगा कि कैंडिडेट की वसूली
का है, उसकी धार्मिक संस्कृति का है, उसकी जातीय संस्कृति का है, उसका स्वभाव का है, वो उसकी संस्कृति का मतलब है। इस चुनाव में दिल्ली से बेहतर उम्मीदवार का निर्धारण तो आपके पास वो बेहतर उम्मीदवार है या फिर अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं कि गठबंधन अगर इंडिया के साथ होते तो शायद आपका जो वोट स्टेशन जो इतना गिरा है बस नहीं गिरता। जो अभी देखिए बी टीम का जो आपने जो टैग लगा हुआ है वो नहीं लगता। नहीं देखिए आम तौर पर ये अभियोग अगर आप देखेंगे पिछला गठबंधन इसलिए हुआ कि जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई, अखिलेश जी ने तमाम मीडिया के सामने ये कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा होगी तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा। ऐसी परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी क्या करे? देखिए गठबंधन को लेकर के कहीं की कोई स्पष्ट है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति भारत में हर व्यक्ति और अखिलेश जी हाँ कहते थे तो आप साथ होते हैं उनके पानी पड़ेगा। फिर साथ जाने दिया। देखिए वो चुनाव कहीं ना कहीं आपके संविधान बदलने का जो है महंगाई के ऊपर नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी की तो ये अवस्था जो बेहतर जो नहीं इंडिया है। गठबंधन का जो नैरेटिव था ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आप पर भी भारी पड़ गया ये चुनाव देखिए, ये चुनाव 2020 के चुनाव ये दो मुद्दे कहीं ना कहीं जैसे संविधान बदलना, तो संविधान को खतरे को लेकर के निश्चित रूप से दलित मतदाता ज्यादा सक्रिय है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो अब इन 10 सीटों के अब चुनाव जब होने जा रहे हैं सवाल किस तरह से देख रहे हैं किसकी सीटें जीतेगी पार्टी या फिर वोट कटवा के तौर पर जो लोग समझना की नतीजे में दर्शाया 16 सीटें ऐसी रही सरकार का प्रभाव है नाम प्रशासनिक व्यवस्था है उसका दुरुपयोग की करेगी, इससे पहले भी उन्होंने समझ नहीं आता है कि साथ किसके हैं। चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब ठीक है रब तक के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर घोटाले किए थे वो सबने देखा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि इस तरीके से डर के वो बैठ जाएंगे। इसका मतलब जब वो डर के बैठेंगे उनको भी पता है उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, तो वो लोग आज जानते हैं उस पार्टी को जिसका पैन इंडिया अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी आप मुझे बता दीजिए जिसका पैन इंडिया अस्तित्व है। आप अगर आपकी बात बहन जी का विपक्ष तो आप नीचे करा देता डीएसपी मोदी जी को चुन आए हैं उनके काम के ऊपर पैनिक, लेकिन अकेले पार्टी की तक नहीं पहुंच पाया। ये सच्चाई है और माफ कर दिया ना बादल किसी का पेटी पर ला दिया कुछ तो चीजें आएगी, कुछ तो उधर क्या उससे उसकी सरकार बन गई या वो किसी भी स्थिति में सरकार बना सकते हैं। ठीक है कुछ चीजें आ गई उसका मतलब